एवरीवन। तो ये है जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें बेटा हम ये सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। अगर हम आते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे, ठीक है, दैट इज क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें बेटा हम बात करने वाले हैं मेनली ये जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, वो दी थी सटन एंड बोवेरी ने, सॉरी BOVERI, ठीक है। और इस सटन और बोवेरी ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। प्लस इसके लिए जो फिजिकल एविडेंस था, फिजिकल एविडेंस मतलब कि इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो प्रूव करा गया था बाय सर TH मॉर्गन। तो यहाँ पे सटन एंड बोवेरी ने क्या करा था हम वो पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद TH मॉर्गन के क्या एक्सपेरिमेंट थे सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। तो अगर आप उससे पहले एक बार देखो कि बेसिक टाइमलाइन है क्या। हमें पता है कि जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे थे नियरली इन 1860 या 65 के अराउंड, ठीक है। मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट्स करे तो उसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन हम मेन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन आ जाते हैं सटन एंड बोवेरी। इन्होंने अपना जो रिजल्ट पब्लिश करा ये करा 1902 टू 1903। हुआ क्या बेटा, जिस टाइम पे मेंडल रिजल्ट देख रहे थे उनके ज्यादातर रिजल्ट जो थे ना वो फिजिकल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे थे। तो उन्होंने जो भी कंक्लूड करा, उन्होंने लार्ज सैंपल साइज लिया, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉसेस को स्टडी करा, रेशियोज निकाले, बट उनके सारे रिजल्ट जो थे वो फिजिकल फिनोटिपिक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे थे, ठीक है। उन्होंने वर्ड जीन्स की जगह फैक्टर्स वर्ड इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन वो उस चीज को ना तो प्रूव कर पा रहे थे, ना माइक्रोस्कोप में अच्छे से वो रिजल्ट्स वो ऑब्जर्व कर पा रहे थे। लेकिन लेटर ऑन इन 1902 मतलब 20th सेंचुरी के अराउंड, क्योंकि थोड़े बेटर माइक्रोस्कोप्स डेवलप हुए, माइक्रोस्कोप के डेवलप होने की वजह से सटन एंड बोवेरी ने मियोसिस की स्टेजेस स्टडी करी। क्या स्टडी करा? मियोसिस। और जब उन्होंने मियोसिस देखा तो मियोसिस के अंदर उन्होंने क्रोमोसोम्स को सेपरेट हुए होते हुए या क्रोमोसोम के अलग अलग फेजेस जो थे वो ऑब्जर्व करे, ठीक है। एंड दैट वाज द मेन आइडिया जिसमें सटन एंड बोवेरी ने इंट्रोड्यूस करी क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो थ्योरी है वो मेंडल की थ्योरी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम ये भी मानते हैं कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फॉलोज मतलब इज पैरेलल टू मेंडल्स थ्योरी, ठीक है। तो एक बार इसके पॉइंट्स पे आते हैं कि ये है क्या। सटन एंड बोवेरी ने स्टडी करी थी मियोसिस की स्टेजेस, और मियोसिस के टाइम पे उन्होंने क्या देखा कि क्रोमोसोम्स जो हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज की मियोसिस 1 के एनाफेज के टाइम में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, और जब ये क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो जैसे मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा था कि कैपिटल टी है तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाता है। तो दैट मीन्स इसी टाइम पे जो मेंडल सेग्रीगेशन की बात कर रहे थे यहाँ पे वो भी आई। तो इसका मतलब मेंडल ने जो वर्ड दिया था फैक्टर्स, उन वर्ड्स को इन्होंने क्या बोला, बेसिकली जीन्स। तो इन्होंने कहा जो जीन्स होते हैं ना वो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे मियोसिस के टाइम में क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, वैसे क्योंकि अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये हो गया एक पेयर, ठीक है, एक जीन यहाँ पे एक जीन यहाँ पे। अब क्या होंगे, जब ये सेपरेट होंगे ये एक सेल में चला जाएगा, एक सेल में चला जाएगा। तो दैट मीन्स एक जीन एक तरफ चला गया और दूसरा वाला जो उसका अलीलिक फॉर्म है वो दूसरी साइड पे चला गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, जब फ्यूजन होगी इन सेल्स की, तो वापस ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो रैंडम हो सकता है, विच कैन लीड टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट रोल था वो रोल किसका था, बेटर माइक्रोस्कोप का, ठीक है। बेटर माइक्रोस्कोप की वजह से ही वो इसको कर रहे थे, मतलब अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे थे, और उसी के बेसिस पे उन्होंने अपना रिजल्ट दिया, ठीक है। ये तो रही एक ब्रीफ इंट्रो की बात, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की बात। लेकिन पेपर में बेटा आपके पास प्रॉपर नोट्स और थ्योरी होना जरूरी है, क्योंकि आंसर फॉर्मेशन आपको उसी आपके जो मार्क्स है वो नोट्स और थ्योरी के बेसिस या एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले एक बार यहाँ तक के नोट्स में आपको दिखा देती हूँ, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन वी विल मूव ऑन टू द मॉर्गन्स थ्योरी, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेसिक टाइमलाइन की, मेंडल ने जो दिया था वो बेसिस रूल ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, लाइक सेग्रीगेशन, डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उन्होंने बात करी थी हेरिडिटरी फैक्टर जिनको जीन और वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो अलील की। सटन एंड बोवेरी ने 1902 टू 3 में थ्योरी दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि पैरेलल बिहेवियर होता है बिटवीन मेंडल्स फैक्टर्स एंड क्रोमोसोम्स। कंक्लूडेड दैट क्रोमोसोम्स अकर इन होमोलोगस पेयर जो सेग्रीगेट होते हैं मियोसिस के टाइम पे, जैसे मेंडल के अलील सेग्रीगेट हो रहे थे। लेटर ऑन इसको एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट कराया गया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, बेटा फ्रूट फ्लाई, ठीक है। उनका एक लैब ही था, फ्लाई रूम। तो फ्रूट फ्लाई को उन्होंने ऑब्जर्व करा और फिजिकल एविडेंस दिए क्रोमोसोमल थ्योरी के बेसिस पे। प्लस यहाँ पे कोइंसिडेंटली उन्होंने एक और चीज़ डिस्कवर करी, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अभी जब हम मॉर्गन के क्रॉसेस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो क्या है। तो अगर मेन पोस्टुलेट्स बात करें
क्रोमोसोम मतलब जीन्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स पे, और क्रोमोसोम्स ही हैं कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। तो दीज आर द वेरियस पोस्टुलेट, जीन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और जब एक पेरेंट से हमें एक क्रोमोसोम मिलता है, क्योंकि उससे पहले वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो हर एक गेमीट में एक ही क्रोमोसोम आता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मदर और फादर से जो गेमीट मिलता है वो यूनाइट कर जाता है, तो डिप्लॉइडी जो है वो वापस रिस्टोर हो जाती है। जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, ऑल्दो क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। ठीक है, ये उनके मेन पॉस्टुलेट्स थे। यहाँ से आप अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्या क्या सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन थे। मेन आते हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के मेन पॉइंट्स पे। सटन एंड बवेरी सेपरेटेड मेंडल ऑब्जर्वेशन स्टेटेड क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 2 अलील्स होते हैं एक जीन के लोकेटेड ऑन द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एट द सेम साइट। मतलब कि अगर एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, तो अगर ये वाला जीन इधर प्रेजेंट है तो दूसरा भी होमोलोगस पे सेम साइट सेम लोकेशन पे ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं मियोसिस के टाइम पे, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वो कंबाइन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मॉर्गन एक्सटेंसिवली वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, और प्रोवाइड करे थे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। इसी से रिलेटेड पूछा जाता है व्हाट इज द पैरेललिज्म या फिर सिमिलैरिटी, क्या पैरेललिज्म होता है या क्या सिमिलैरिटी होती है जीन्स और क्रोमोसोम्स के बीच में। मेंडेलियन के फैक्टर्स को हम बोलते थे जीन्स और क्रोमोसोम दोनों ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर में होते हैं और जीन उन्हीं पेयर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब जीन भी अलीलिक फॉर्म में पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स और जीन जो है वो सेग्रीगेट होते हैं गेमीट फॉर्मेशन के टाइम में, एनाफेज में। गेमीट हर एक गेमीट के अंदर एक ही क्रोमोसोम आता है एंड देयर बाय एक ही अलील आता है, और ये सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। सिमिलरली वन पेयर ऑफ अलील सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर। फ्यूजन के टाइम पे डिप्लॉइडी जो है वो रिस्टोर हो जाएगी, एंड दिस वाज मेन अगेन एंड अगेन, यही सारा पैरेलल फीचर था और यही मेनली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स डन बाय मॉर्गन ऑन फ्रूट फ्लाई। ठीक है, जो उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे एक्सपेरिमेंट करे, उन्होंने करा क्या बेटा, अब उन्होंने सबसे पहले क्या करा, उन्होंने एक रेड आई फीमेल को क्रॉस करा व्हाइट आई मेल के साथ। ठीक है, जो रेड कलर होता है ना वो डोमिनेंट होता है, रेड क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है। ठीक है, जब उन्होंने रेड कलर फीमेल को व्हाइट आई मेल के साथ क्रॉस करवाया, तो जो फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन थी वो सारी क्या मिले, ऑल रेड आइड ऑर्गेनिजम्स मिले। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, आप अज्यूम कर सकते हो रेड आइड फीमेल को हमने बना दिया XR और ये हमारे पास हो गया XW, और यहाँ पे वाई। नॉर्मली तो हम स्मॉल आर लेते हैं बट यहाँ मैं W ले रही हूँ डिनोट करने के लिए। अगर हम इसको क्रॉस करके पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो ये बन जाएगा XR XW और Y। तो ये आ गया XR XW अगेन XRY, और ये आ गया XRY। ठीक है, अब ये जो Y वाले हैं ये तो मेल है, और जो R वाले हैं, सिर्फ R वाले हैं, वो क्या है, फीमेल। मतलब R या RW वाले जो है वो फीमेल। तो मतलब क्योंकि यहाँ पे कैपिटल R प्रेजेंट है, तो कैपिटल R के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे भी कैपिटल R है, इसमें भी कैपिटल R है, कैपिटल R है, कैपिटल R है, तो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, रेड। लेकिन यहाँ पे ना बेटा उन्होंने मॉर्गन ने जो बात करी थी वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की करी थी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि जो रेड कलर है वो X क्रोमोसोम से लिंक्ड है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम साथ के साथ ये भी बात करने वाले हैं कि फीमेल के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे थे मेल के अंदर। अगर हम यहाँ पे फीमेल की बात करें तो फीमेल जो है वो कौन सा कलर, कौन सा आई कलर है, रेड, और वाइट आई कलर किसी का भी नहीं है। मेल भी कौन से आई कलर में है, रेड आई कलर में। उसके बाद उन्होंने सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग में क्या होता है, जो F1 के प्रोजन आए हैं उसी को आपस में क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिया, हाँ जी, XR XW को क्रॉस करवाया किसके साथ, XRY के साथ। ठीक है, अगर आप इसका पुनेट स्क्वायर बना के देखोगे तो यहाँ पे आ गया XRY, यहाँ पे हमने लिख लिया XRXW। ठीक है, अब अगर हम इसको कंबाइन करेंगे हमारे पास बनेगा XR उसी तरह XRXW XRY और XWY। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स रेड कलर शो कर रही है। ठीक है, और मेल जो है, मेल के पास क्या कलर नजर आ रहा है, मेल के पास हमें नजर आ रहा है रेड भी नजर आ रहा है और वाइट भी नजर आ रहा है। तो बेसिकली अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल रेड कलर के कितने हो गए, 2। उसी तरह जो मेल है वो वाइट आई कलर भी शो कर रहा है और वो रेड आई कलर भी शो कर रहा है। अब उन्होंने ना यहाँ पे एक चीज नोट करी, उन्होंने देखा कि जो व्हाइट कलर है, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर है ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ही नजर आ रहा है। व्हाइट कलर किस में नजर आ रहा है, मेल्स में। तो उनके पास पहली पॉसिबिलिटी थी कि क्या ये जो व्हाइट कलर है, इज व्हाइट कलर जीन या अलील लीथल टू फीमेल।
कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये एलील जो वो फीमेल में लीथल हो। इसका मतलब ये है कि अगर किसी फीमेल में मान लो वाइट की जीन आ भी रही है, इन केस अगर आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो फीमेल सर्वाइव ही नहीं कर पा रही और ये जो जीन्स है वो फीमेल के लिए लीथल है। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने करा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे उनको एक रिजल्ट मिले। यहाँ से उन्होंने बस इतनी ऑब्जर्वेशन उन्होंने मेन फोकस करी थी कि व्हाइट कलर किसके अंदर नजर आ रहा है, मेल के अंदर नजर आ रहा है। कोई भी फीमेल में व्हाइट कलर्ड आईज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो पहली पॉसिबिलिटी कि क्या ये जो व्हाइट कलर का जीन है क्या ये फीमेल के लिए लीथल है, इसके लिए उन्होंने परफॉर्म करा बेटा क्या, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब टेस्ट क्रॉस में क्या करा उन्होंने, टेस्ट क्रॉस में होता है क्या बेटा कि जो भी हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म होता है उसको क्रॉस करते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, तो उन्होंने F1 प्रोजेनी में और हेट्रोजाइगस में जिसको वो टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने XR XW वाली फीमेल को क्रॉस करवाया किसके साथ, XWY मेल के साथ, मतलब कि रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल को। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो पुनेट स्क्वायर क्या बनेगा, XR XW XWY। ठीक है, एक सेकेंड, अब उन्हें मिला XR XW XWY XWY, मतलब कि उन्हें यहाँ पे जो फीमेल ऑर्गेनिज्म, फीमेल ड्रोसोफिला मिले बेटा, ये रेड आई है और ये वाइट आई है, तो मतलब एक रेड आई फीमेल मिली और एक वाइट आई फीमेल मिली। मेल जो उन्हें मिले, मेल के अंदर भी एक रेड आई मिला एक वाइट आई मिला, मतलब जो रेशियो था वो 1:1:1:1 का मिला। अब क्योंकि यहाँ पे वाइट आई फीमेल जो है वो है, इसका मतलब वो जो लीथल वाली थॉट थी वो गलत है। दैट मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइट कलर्ड आई इज लीथल टू फीमेल, वो तो नहीं है। तो अब क्या है, अब उनके पास एक ऑप्शन था नया, उनको ये चेक करना था कि क्या अगर मैं रेसिप्रोकल क्रॉस करता हूँ। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर क्या होता है बेटा, अगर हमने लिया था रेड फीमेल को क्रॉस करवाया था वाइट मेल के साथ, तो रेसिप्रोकल क्रॉस में उल्टा कर देते हैं, फीमेल लेंगे वाइट कलर की, वाइट आई वाली, और मेल होगा रेड आई वाला। ठीक है, ये होगा रेसिप्रोकल क्रॉस। एक चीज समझो, अगर रेसिप्रोकल क्रॉस और नॉर्मल क्रॉस में फर्क आता है तो इसका मतलब जो जीन्स है वो या तो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड है, इसी को हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोल देते हैं। अगर दोनों केसेस में रिजल्ट सेम है, फॉर एग्जांपल जो एक मेंडल के बहुत क्लासिकल से हैं, दैट इज टी प्लांट वाले, जिसमें हम टॉल प्लांट को डॉफ प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं, हमें फर्स्ट में क्या मिलते हैं, ऑल टॉल मिलते हैं, फिर F2 जनरेशन में हमें रेशियो मिल जाता है 3:1 का। ठीक है, अगर इसी को हम रेसिप्रोकल में करवाएं, मान लो पहले हमने फीमेल टॉल ली थी और मेल डॉफ लिया था, लेकिन बाद में हम उल्टा करके मेल टॉल लेके फीमेल डॉफ ले लें, तब भी रिजल्ट सेम रहेंगे। जब रिजल्ट सेम रहते हैं तो इसका मतलब नो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब हमें मेन बात करनी है कि मॉर्गन ने क्या करा था, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो बात करें रेसिप्रोकल क्रॉस की, तो अब उन्होंने ली वाइट आइड फीमेल को क्रॉस करवाया किसके साथ, रेड आइड मेल के साथ। ठीक है, अब वाइट आइड फीमेल मतलब कि XW को क्रॉस करवाया रेड आइड मेल XRY। तो यहाँ पे अगर हम पुनेट स्क्वायर बनाएं XW XR Y, तो ये बनेगा XW XR अगेन XWY एंड XWY। ठीक है, अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये जो XWR है, पहली बात तो XWXR है, ये फीमेल है ये भी फीमेल है, तो यहाँ पे जो फीमेल का कलर है वो फीमेल कौन सी रेड आई है, रेड आइड है, मेल जो है वो वाइट आइड है। मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस करने के बाद भी हमें क्या दिखा कि जो वाइट आई है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट है, रेड आइड किस में प्रेजेंट है, फीमेल में। इसीलिए बेटा हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिया कि ये जो आर कैरेक्टर है वो किसके साथ लिंक्ड है, एक्स के साथ लिंक्ड है। ठीक है, सो इसी से हमें पता चला कि जो द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड आई is linked to X क्रोमोसोम। ठीक है, और इसके लिए ही वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज, क्योंकि उन्होंने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और लिंकेज को डिस्कवर करा। तो अब आ जाते हैं एक बार नोट्स के ऊपर। मॉर्गन जो थे अमेरिकन जेनेटिस्ट थे जिन्होंने मेनली एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे। इन्होंने काम करा था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, वाइट आइड म्यूटेंट मेल और रेड आइड फीमेल्स को क्रॉस करवाया था, और इससे इन्होंने ये डिस्कवर करा था कि द जीन फॉर आई कलर वाज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, प्लस इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को। ठीक है, और प्लस ही वाज आल्सो अवॉर्डेड, इनको नोबेल प्राइज मिला था, इनको नोबेल प्राइज मिला था इन मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी कंसर्निंग द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन हेरिडिटी।
ठीक है। उसके बाद अगर हम आए बेटा, ये अगेन उसका एक ओवरव्यू है। हाँ जी, यहाँ से मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो पहला स्टेप क्या था, सिलेक्शन ऑफ फ्लाई। उन्होंने ड्रोसोफिला लिया जिसका रेड आई है, प्लस उसमें अनयूजुअल मेल जो म्यूटेंट्स थे वो व्हाइट आइड थे और उन्होंने उसको क्रॉस करवाया। तो अगेन इन्हीं क्रॉसेस का फटाफट से एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। व्हाइट आइड मेल और रेड आइड फीमेल को क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन में उन्हें क्या मिला, F1 जनरेशन में उन्हें सारे फीमेल भी मिली रेड आइड और मेल भी मिले रेड आइड। यहाँ पे एक चीज़ है, इस फर्दर इसके अंदर पुनेट स्क्वायर नहीं बने हुए, बट मैंने आपको साथ के साथ पुनेट स्क्वायर बनाने सिखाए हैं। तो हर क्रॉस के लिए आपको पुनेट स्क्वायर शो करना है। ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि रेड आई जो है वो डोमिनेंट है। उसके बाद F1 फ्लाइज को उन्होंने आपस में क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने पे उन्हें क्या मिला, रेड आइड फीमेल, रेड आइड मेल, व्हाइट आइड फीमेल, बट नो व्हाइट आइड फीमेल। व्हाइट आइड मेल तो मिले, व्हाइट आइड फीमेल नहीं मिले। मतलब कि उनकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये थी कि इसका मतलब जो व्हाइट आई कलर है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर प्रेजेंट है। अब उन्होंने एक्स लिंकेज को कैसे डिस्कवर करा, मॉर्गन कंक्लूडेड जीन फॉर आई कलर वॉज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो उन्होंने, अच्छा यहाँ पे एक चीज, पहले उन्होंने टेस्ट क्रॉस करके देखा। टेस्ट क्रॉस करा तो उन्होंने रेड हेट्रोजाइगस फीमेल को किसके साथ क्रॉस करा, व्हाइट आई के साथ। तो यहाँ पे उनको रेशियो 1:1 का मिला। फीमेल भी रेड मिली, फीमेल व्हाइट भी मिली, मेल रेड भी मिला और मेल व्हाइट आई वाला भी मिला। ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि जो व्हाइट आई करेक्टर है वो लीथल नहीं है, बट येस इट इज समवट लेस वायबल इन फीमेल। मतलब वो फीमेल्स के लिए लीथल तो नहीं है। लेटर उन्होंने करा बेटा रेसिप्रोकल क्रॉस, एज आई मेंशन, रेड आइड मेल ली और व्हाइट आई फीमेल ली। उन्होंने यहाँ पे देखा कि जितनी भी फीमेल्स है वो रेड आइड हैं और जितने भी मेल्स हैं वो व्हाइट आइड है। तो यहाँ पे उन्हें पता चला कि जो आई कलर का जो जीन है, जो रेड कलर का जीन या व्हाइट कलर का जीन है, वो मेनली कहाँ पे है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जो डोमिनेंट जीन है। ठीक है। सो द जीन फॉर आई कलर इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। व्हाइट आई जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। आई कलर मतलब सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस शो करते हैं। और इसी तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। तो ये मॉर्गन का एक स्टेप बाय स्टेप चार्ट है कि उन्होंने क्या क्या लिया था, पहले कौन से ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करवाया, फिर F1 जनरेशन आई, फिर सेल्फिंग करवाई, फिर F2 जनरेशन आई। दैट मीन जीन मस्ट बी लोकेटेड विद द सेक्स क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम, और फिर उन्होंने उसको रेसिप्रोकल क्रॉस के साथ कंफर्म करा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक चीज याद रखो, इस वीडियो के अंदर हम जो भी पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप इग्नू का BBCCT 1-1 कोर्स फॉलो कर रहे हो, तो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना बेटा, वो दोनों एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट होती है। यू शुड नो द एक्सप्लेनेशन। आपको जितने अच्छे से समझ में आएगा आप उतने अच्छे से उस आंसर को ग्रैस्प कर सकोगे। लेकिन सिर्फ एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। आप क्या लिख रहे हो, पॉइंट्स में लिख रहे हो, क्या थ्योरी लिख रहे हो, वो बहुत जरूरी है। तो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स भी जरूरी है। ठीक है। एट सेलुलर लेवल सेग्रीगेशन अकर व्हेन द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैरिंग अल्टरनेट एलील सेपरेट एट एनाफेज 1। एनाफेज 1 के टाइम पे बेटा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि क्या होता है, एक इस पोल में चला जाएगा और इस पोल में की तरफ पुल हो जाएगा, और इसी टाइम पे क्योंकि इनके ऊपर अलील प्रेजेंट है तो अलील भी सेपरेट हो जाएंगे। ये बात आपको पता है, बट पेपर में क्वेश्चन आएगा क्रोमोसोमल बेसिस समझाओ इसका। तो क्रोमोसोमल बेसिस में सबसे पहले आपको दिखानी पड़ेगी यहाँ पे डायग्राम। ठीक है। जैसे कि एक पेरेंट है, एक आर, एक स्मॉल आर, एक अलील यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, मतलब माइटोसिस के टाइम पे या जो सेल डिवीजन से पहले रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन के पास हमारे पास क्रोमोसोम इस तरीके से आ जाते हैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज 1 के टाइम पे सेपरेट हो जाएंगे और फिर वापस मियोसिस 2 गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट होंगे। तो बेसिकली ये आपस में जब सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में हम यही कहते हैं कि जैसे कैपिटल टी भी था, बट वो स्मॉल टी बन रहे हैं ना, सेपरेट हो रहे हैं ना, डिप्लॉइड से किस में चेंज हो रहे हैं, हैप्लॉइड में। सो कमिंग टू द थ्योरी पार्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि दो एलील्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, और एक गेमीट में एक ही एलील आता है। इसके क्रोमोसोमल बेसिस क्या हुआ कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रही है, क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट हुए बेटा इसीलिए वो अलील सेपरेट हुए, क्योंकि मेंडल ने जो सेग्रीगेशन बोला है वो अलील या फैक्टर्स को बोले कि जीन की जो फॉर्म है वो सेपरेट हो रही है। लेकिन वो क्यों सेपरेट हो रही है, क्योंकि वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी और क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है। तो क्रोमोसोम पहले जो होते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं, और फिर 2 अलील ऑफ अ जीन जो होते हैं वो सेम लोकस ऑक्यूपाई करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो अगर ये क्रोमोसोम है और यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम है, अगर एक एलील यहाँ है तो दूसरा यहाँ पे होगा। मियोसिस 1 के टाइम में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग एनाफेज 1, और जब वो सेपरेट होंगे तो अलील भी सेपरेट हो गया। क्यों? बिकॉज अलील आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। गेमीट फॉर्मेशन, तो आफ्टर मियोसिस गेमीट्स के अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आता है, हाफ हो जाता है प्लॉइडी लेवल। तो क्योंकि क्रोमोसोम एक ही आ रहा है तो उसके अंदर एक ही अलील आ रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिप्लॉइडी रिस्टोर होगी और वापस जो अलील्स है वो कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है। सो ये मैकेनिज्म या इसके पैरेलल पॉइंट्स। नेक्स्ट है बेटा क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें, मतलब कि जीन्स जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है इंडिपेंडेंटली। इसके लिए या तो आप इस डायग्राम की फॉर्म में बता सकते हो, या इससे भी ज्यादा अच्छा होगा व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप लोग वो दिखाओ डायहाइब्रिड क्रॉस। ये है क्या बेटा, समझो, जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर किसको डिनोट करता है, राउंड को। स्मॉल आर किसको डिनोट करेगा, रिंकल्ड को। कैपिटल वाई येलो सीड्स को, और स्मॉल वाई ग्रीन सीड्स को। तो ये दो अलग अलग क्रॉसेस दिखाए हुए, हम एक देखते हैं। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब कि राउंड
एंड येलो को हम क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ। अगेन राउंड एंड येलो सीड को किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं, रिंकल्ड और ग्रीन के साथ। तो मियोसिस, अब ये राउंड एंड येलो है, ये रिंकल्ड एंड ग्रीन है। अब क्या होगा बेटा, पहले तो क्रोमोसोम सेपरेशन होगी मियोसिस 1 के टाइम में, फिर उसके बाद जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो भी अलग हो जाएंगे। तो एट द एंड जो हमें गेमीट मिलते हैं, अगर आप लोगों ने डाइहाइब्रिड क्रॉस करा हुआ है तो ये बात आपको क्लियर होगी कि हमारे पास जो F1 जनरेशन आता है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आता है। इसमें जब बेटा बाद में गेमीट्स बनते हैं तो गेमीट्स कैसे बनते हैं, कैपिटल आर वाई भी बन सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई भी बन सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई भी बन सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई भी बन सकते हैं। यही वो दिखा रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई, और फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो ये F1 जनरेशन के दिखाए हैं। उसी तरह F2 जनरेशन में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जब गेमीट्स बनते हैं, अब बेटा जब ये कंबाइन करते हैं, हमने लिया था राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, लेकिन अब क्या होता है जब रिकॉम्बिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर में ये इसके साथ भी क्रॉस हो सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब ये नहीं है कि अगर कोई राउंड है तो वो येलो ही होगा, राउंड के साथ हमें ग्रीन के कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है, अगर राउंड एंड येलो और रिंकल्ड और ग्रीन हमने क्या लिया बेटा, हमने लिया राउंड येलो को क्रॉस करवाया किसके साथ, रिंकल्ड और ग्रीन के साथ। फर्स्ट जनरेशन में तो हमें सारे क्या मिले, राउंड एंड येलो डोमिनेंट कैरेक्टर, इनकी सेल्फिंग करवाई। तो F2 जनरेशन में बेटा अगर ये जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ना कर रहे होते तो अगर जो सीड राउंड है वो येलो ही होता, ठीक है, और जो रिंकल्ड है वो ग्रीन ही होता। लेकिन हमने देखा कि F2 जनरेशन में हमें मिले राउंड येलो सीड भी मिले, राउंड एंड ग्रीन सीड भी मिले, रिंकल्ड एंड येलो सीड भी मिले, और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स भी मिले। इसका मतलब ये है कि ये जो अलील्स है, राउंड जो शेप का जीन है और जो कलर के जीन है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, एंड दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो आते हैं इसके नोट्स पे। द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस हमने देख लिया, डिफरेंट जीन पेयर्स जो होते हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल इन द इंडिविजुअल विद जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है वो एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर पे होंगे और कैपिटल बी और स्मॉल बी जो है वो दूसरे पे। इंडिपेंडेंट ओरिएंटेशन होती है, मेटाफेज 1 के टाइम पे क्या होता है, सारे होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलाइन कर लेते हैं इक्वेटर पे। ठीक है, और द ओरिएंटेशन ऑफ वन क्रोमोसोम डज नॉट इन्फ्लुएंस द ओरिएंटेशन ऑफ द अनदर क्रोमोसोम पेयर। इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे एनाफेज 1 के टाइम पे, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, एक दूसरे से अफेक्ट नहीं हो रहे। और फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स होगा जिसमें हमें कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ स्मॉल कैपिटल बी और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। बेटा ये जो इक्वल प्रोपोर्शन में हमें मिल रहे हैं यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो कर रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, क्रोमोसोम नंबर, ये फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन इज गेमीट इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट इज 2 की पावर n। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ कितने नंबर ऑफ पॉसिबल क्रोमोसोम बन सकते हैं गैमीट्स में, तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स ले रहे हैं ना, एक a लिया और एक b लिया, तो n की वैल्यू क्या है, 2। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 2 की पावर n, दैट मीन्स 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4। इसीलिए हमें कितने गैमीट्स मिल रहे हैं, 4। तो ये फॉर्मूला हमें हेल्प करता है नंबर ऑफ गैमीट्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह एक पेपर भी आया हुआ है कि पाइसम सैटम अगर 2n इज इक्वल टू 14 है तो बताओ इसमें कितने गैमीट्स बन सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो रैंडम अलाइनमेंट होती है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की मेटाफेज 1 में, जहां पे फिर पोल की तरफ वो मूव करते हैं ड्यूरिंग एनाफेज 1। ईच होमोलोगस क्रोमोसोम हैज 2 इक्वली लाइकली अरेंजमेंट सच दैट ईदर अ मैटरनल और पैटर्नल होमोलोग में बी पुल टू द गिवन पोल। मतलब एक जो है वो एक पोल पे जाएगा और दूसरा जो क्रोमोसोम है या क्रोमैटिड है वो दूसरे पोल पे जाएगा। इन एडिशन द अलाइनमेंट ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो उनकी जो अलाइनमेंट है, उनका जो मूवमेंट है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल में, जिसमें हमें मेन 3 चीजें पढ़नी है, पुनेट स्क्वायर मॉडल, फोकलाइन या ब्रांच मेथड और प्रोबेबिलिटी। जिसमें से प्रोबेबिलिटी हम पहले ही कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट के अंदर लिंक मिल जाएगा, आई विल पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन। अब पुनेट स्क्वायर और पुनेट स्क्वायर के बेटा एक तो होता है कि हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस आएगा बनाएंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस आता है तब भी हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर में मैंने देखा कि उसका क्वेश्चन भी आ जाता है 5 मार्कर या 7 मार्कर, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। पुनेट मार्कर एज द नेम पुनेट, कहाँ से आया, सी पुनेट, जिन्होंने इसको डेवलप करा था। ये एक शॉर्ट हैंड मेथड है, विजुअल मेथड है, जहां से हम इजीली आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और सारी प्रोबेबिलिटीज को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम 1 या 2 जीन पेयर को स्टडी कर रहे हैं तो उनको इजीली समझना आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। लेकिन अगर हम 2 से ज्यादा जीन पेयर लेंगे तो हम पुनेट स्क्वायर से ज्यादा प्रेफर करते हैं फिर बेटा फोक ब्रांच वाली डायग्राम को। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका, डिटरमाइन द जीनोटाइप्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड प्रेडिक्ट द पॉसिबल गेमीट्स ईच पेरेंट विल प्रोड्यूस। सबसे पहले हमें दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप पता होना चाहिए और हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि उनमें कितने गेमीट्स बनने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो ग्रेड बनेगा, हमारा ग्रेड बनेगा m/n का। m रिप्रेजेंट करता है पॉसिबल गेमीट ऑफ फीमेल और n रिप्रेजेंट करता है पॉसिबल गेमीट्स ऑफ मेल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T कैपिटल T, अब इस ऑर्गेनिज्म के कितने गेमीट्स बनेंगे, 2, एक कैपिटल T होगा एक स्मॉल t होगा, 2। इसके कितने बनेंगे, इसके भी 2 ही बनेंगे। तो हमारा जो ग्रेड होगा वो क्या बन जाएगा, 2/2।
ठीक है। मान लो सपोज करते हैं अगर हम डाईहाइब्रिड ले रहे हैं तो डाईहाइब्रिड के अंदर हमने लिया राउंड एंड येलो। अभी बेटा हमने डिस्कस करा था कि 2 की पावर n जितने जीन्स होते हैं उतने गैमीट्स बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे राउंड एंड येलो ले रही हूँ तो 2 की पावर 2 मतलब कितने गैमीट्स बनेंगे 4। इसके भी कितने गैमीट्स बनेंगे 4। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रेड है वो क्या बनेगा 4/4 का, मतलब 4 कॉलम्स होने चाहिए 1 2 3 4 और 4 रोज होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक पुनेट स्क्वायर आप सब लोगों को बनाना आता होगा, बट यहाँ पे मेन हमारे लिए जो पॉइंट है वो एक बार उसकी थ्योरी डिस्कस करें। वंस हमें गैमीट पता चल गए, हमने m/n का जो है ग्रेड है वो बना लिया। उसके बाद अब हम उस ग्रेड को फिल करते हैं जो आपको आता है कि अगर यहाँ पे कैपिटल T है और मान लो यहाँ पे A है तो ये क्या बन जाएगा T है। ठीक है, फिल इन द टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच पेरेंट एंड कंप्लीट द ग्रेड बाय ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीटिक सेल। हर जो सेल है, जो भी एक बॉक्स है उसके अंदर जो भी गैमीट आया, मान लो कैपिटल T स्मॉल t आया, वो जो प्रोजन आया उसके जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम उसका फिनोटाइप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर पुनेट स्क्वायर पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई ना कोई स्क्वायर बना के एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, लाइकवाइज ये डाईहाइब्रिड का। एंड इन केस अगर आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस वाला पुनेट स्क्वायर क्लियर नहीं है या बहुत पहले करा था और याद नहीं है, तो हमने इससे पहले प्लेलिस्ट में एक वीडियो है मेंडल्स वर्क जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस पे स्क्वायर्स भी पढ़े हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा फोक लाइन और ब्रांच डायग्राम मेथड। द ब्रांच डायग्राम इज अनदर मेथड ऑफ प्रेडिक्टिंग आउटकम्स ऑफ क्रॉसेस इन्वॉल्विंग 2 और मोर जीन्स। अगर 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब डाईहाइब्रिड में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो ट्राई हाइब्रिड या उससे ज़्यादा क्रॉसेस दे दिए तो हम पुनेट स्क्वायर प्रेफर नहीं करते, वहाँ पे हम फोक लाइन डायग्राम करते हैं। इट हेयर ऑल्सो एज द नंबर ऑफ जीन पेयर इंक्रीजेज इट बिकम इंक्रीजिंगली अनमैनेजेबल। लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल जहाँ पे हम एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी कर रहे हैं। उसको स्टडी करने से पहले बेटा आपको एक छोटा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए। एक सेकेंड, अब जब हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, लेट्स से हमने लिया कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T। ठीक है, अब पुनेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, एक के गैमीट कैपिटल T स्मॉल t यहाँ लिखा, कैपिटल T यहाँ पे लिखा, ये हो गया कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T सॉरी दिस वाज फर्स्ट वन वाज आल्सो कैपिटल T एंड नेक्स्ट इज कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, ये हमारा क्या मेथड है, ये हमारा मेथड है पुनेट स्क्वायर। लेकिन अगर इसी को हमें फोक या ब्रांच डायग्राम से करना है तो कैसे करेंगे, अब देखते हैं बेटा। अगर हमने उसी को ब्रांच डायग्राम से करना हो, पहले वापस से रिजल्ट लिखते हैं। हमारे पास क्या आया था, अगर सपोज मैं कैपिटल टी स्मॉल t को क्रॉस करती हूँ तो मेरे पास आया कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T, अच्छा एक और कैपिटल T। मतलब कि मेरे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज आई, या तो दोनों पे सेम आ रहा है या फिर इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ जब अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये कितने आए मेरे पास 2 और ये भी कितने आए मेरे पास 2। ये तो बहुत सिंपल हो गया। अगर सपोज करो मैंने लिया कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल t, इसका बेटा अगर आपको पता हो तो इसमें हमारे पास क्या आता था पुनेट स्क्वायर में, जब हम करते हैं कैपिटल T स्मॉल t तो आता है कैपिटल T स्मॉल t, मतलब कि अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल T आ सकता है या फिर दोनों ही डबल रिसेसिव होंगे, डबल होमोजाइगस रिसेसिव या होमोजाइगस डोमिनेंट हो तो उसमें दोनों लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले कितने आए 1 और ये कितने आए 3। अगर इसी में मुझे आगे भी प्रेडिक्ट करना हो कि कैपिटल T या कैपिटल T स्मॉल t है वो कितना है, तो ये 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जीनोटाइप को लेके कंसर्न नहीं है, यहाँ पे हम कंसर्न है फिनोटाइप को लेके। अगर कैपिटल T आ गया तो अब वो कैपिटल T हो या कैपिटल T स्मॉल t होगा तो वो टॉल ही। जब हम ऐसे सेपरेट कर रहे हैं इसका मतलब हम फिनोटाइप अलग कर रहे हैं, ये टॉल आ गया और ये ड्वार्फ आ गया। ठीक है, एक बार वापस से देखते हैं। सपोज करो हमें दे दिया कैपिटल A स्मॉल a इंटू कैपिटल A स्मॉल a, तो अगेन हम बनाएंगे, हो सकता है स्मॉल a आ जाए या फिर कैपिटल A के साथ हमने ब्लैंक बना दिया। ब्लैंक मतलब बेटा याद रखना कि ये कैपिटल A भी हो सकता है और कैपिटल A स्मॉल a। अगेन आई एम रिपीटिंग, इस फोक डायग्राम को अच्छे से करने के लिए आपको मोनोहाइब्रिड का ये वाला क्रॉस ना प्लीज रटा होना चाहिए, कैपिटल A स्मॉल a और यहाँ पे कैपिटल A स्मॉल a, तो ये डबल होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस रिसेसिव। तो जो डोमिनेंट वाले हैं वो हमारे पास कितने आते हैं 3। अब वो कैपिटल A के साथ कैपिटल A भी हो सकता है और कैपिटल A के साथ स्मॉल a भी हो सकता है, तो उसको हम इस टाइप से लिखते हैं, और जो होमोजाइगस रिसेसिव आएगा उसको हम इस टाइप से लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 3 और ये हमारे पास आ गया 1। अब यही चीज़ बेटा उन्होंने हमें बोल दी किसी डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने बोला कैपिटल A मतलब कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b को हम क्रॉस कर रहे हैं कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b के साथ। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम A पे फोकस करेंगे। A के हमारे पास 2 ऑप्शंस आए, या तो होगा कैपिटल A विद अ ब्लैंक या फिर होगा स्मॉल a, मतलब ये कितने आते हैं 3/4 और ये कितने आते हैं 1/4। ठीक है, उसी के बाद अब हम आगे इसको B वाले को देखेंगे। B वाले में बेटा अगेन अब आप अगर इस A के साथ B का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये A है तो B तो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है ना, A पे डिपेंड तो नहीं करता, तो मतलब B इंडिविजुअली काम करेगा, तो B भी कैपिटल B स्मॉल b है, कैपिटल B हो सकता है, और ये स्मॉल b, इसके चांसेस कितने हैं 3/4, इसके चांसेस कितने हैं 1/4। उसी तरह स्मॉल a के साथ भी क्या हो सकता है कैपिटल B विद ब्लैंक और स्मॉल b, इसके चांसेस कितने हैं 3/4, इसके चांसेस कितने हैं 1/4। ठीक है, यहीं पे हम प्रोबेबिलिटी भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं अब आपसे पूछ लूँ कि कैपिटल A स्मॉल a
और या सॉरी कैपिटल ए विद अ ब्लैंक और स्मॉल बी, ये कितना आया था, ठीक है। तो कैपिटल ए विद अ ब्लैंक कितना आया 3/4, स्मॉल बी कितना आया 1/4, दैट मीन्स 3/4 इंटू 1/4, तो कितना हो गया 3/16, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। लेट्स से हमें मिल गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को हमने क्रॉस करा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। अब सबसे पहले हम आर वाली जीन राउंड होगा या सॉरी मैंने गलत क्यों लिखा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सबसे पहले हम राउंड एंड रिंकल वाले की बात करते हैं। तो राउंड एंड रिंकल वाले में कैपिटल आर विद अ ब्लैंक आ सकता है या फिर स्मॉल आर आ सकता है। इसके चांसेस कितने हैं बेटा, इसके चांसेस हैं 3/4 और इसके चांसेस कितने हैं 1/4। उसके बाद हम आएंगे ये येलो या ग्रीन वाले को डिस्कस करने के लिए। इसमें भी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, कैपिटल वाई के साथ कुछ भी आ सकता है या स्मॉल वाई, एंड इस केस में भी यही हो सकता है, कैपिटल वाई के साथ ब्लैंक और स्मॉल वाई। कैपिटल वाई ब्लैंक आने के क्या चांसेस हैं 3/4 और इसके 1/4, अगेन इसके 3/4, इसके 1/4। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ आर वाई आने के क्या चांसेस हैं, तो स्मॉल आर के क्या चांसेस थे 1/4, स्मॉल वाई के भी क्या चांसेस है 1/4, तो दैट मीन्स 1/4 इंटू 1/4 विच इज़ 1/16। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा राउंड एंड येलो के क्या चांसेस है, ठीक है। अब येलो क्या हो सकता है बेटा, कैपिटल वाई भी हो सकता है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हो सकता है, मतलब कि वाई विद अ ब्लैंक। और राउंड क्या होगा, राउंड में भी कैपिटल आर के साथ कुछ भी हो सकता है, मतलब कैपिटल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है। मतलब कि राउंड एंड येलो का मतलब हुआ कैपिटल आर विद अ ब्लैंक एंड कैपिटल वाई विद अ ब्लैंक। अगर मुझे इसको देखना हो कैपिटल आर विद अ ब्लैंक, एक सेकेंड, कैपिटल आर विद अ ब्लैंक 3/4 और कैपिटल वाई विद अ ब्लैंक 3/4, तो मतलब मेरा प्रोबेबिलिटी का रेशियो आ गया 3/4 इंटू 3/4, दैट इज 9/16। तो मतलब 9/16 ऐसे होंगे जो क्या होंगे राउंड एंड येलो। चलो जी, तो यहाँ जो एग्जांपल दिया हुआ, अगर सपोज करो हमें मिले हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होगा बेटा कि 2⁻³ फिनोटाइप्स जो है वो हमें मिल सकते हैं, क्योंकि 3 है ना तो 2⁻n के हिसाब से। अब अगेन इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए को अलग स्टडी करेंगे, फिर बी वाला जो है कैपिटल बी स्मॉल बी को अलग, कैपिटल ई स्मॉल सी को अलग। ये मैंने आपको बोला कि ये आप जितना याद रखोगे उतना अच्छा है, कि अगर मान लो कैपिटल हम हेट्रोजाइगस को जैसे F1 क्रॉस करते थे, तो 3 जो होते हैं वो क्या आते हैं कैपिटल ए विद अ ब्लैंक, क्योंकि उसमें कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया, और एक हमारे पास आता है 1 होमोजाइगस रिसेसिव। उसी तरह इसके अंदर हो गया, उसी तरह इसके अंदर हो गया, ठीक है। अब एक डाउट आपका ये आ सकता है शायद कि मैम अगर हमें हेट्रोजाइगस वाले ना देके हमें कोई और पेयर दे दिया, फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें दे दिया कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, तो वहाँ पे पहले बेटा चाहे आप रफ में एक पुनेट स्क्वायर बना के देख लो, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये क्या आया कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो उसमें आप क्या बोल दोगे कि हमारे पास जो कैपिटल बी वाले हैं बी विद अ ब्लैंक वो कितने हैं 2, और स्मॉल बी वाले भी कितने हैं 2, तो मतलब हम रेशियो 1:1 मान सकते हैं, ठीक है। चल, तो अगर कोई डिफरेंट आएगा आप उसका साइड पे पुनेट स्क्वायर की हेल्प से बना सकते हो। हम फोक लाइन डायग्राम बनाए तो हमने पहले कैपिटल ए वाले को करा कि या तो ये क्या हो सकता है कैपिटल ए विद अ ब्लैंक और स्मॉल ए, ये कितने होंगे 3 और ये कितने होंगे 1। उसके बाद हम यहाँ पे बी को देख रहे हैं और फिर बी में किसको देख रहे हैं सी को। हर एक के आगे दोनों बनेंगे, जैसे ये बी है तो बी के आगे सी के दोनों केसेस बनेंगे, स्मॉल बी के आगे भी सी के दोनों केसेस बनेंगे। अगर मान लो यहाँ पे डी भी होता तो हम यहाँ पे फिर हर एक के आगे डी के भी 2 केसेस बनाते, ठीक है। जैसे इसके आगे भी कैपिटल टी विद अ ब्लैंक स्मॉल डी कैपिटल टी विद अ ब्लैंक स्मॉल डी, ठीक है। उसी तरह हमने ये बनाया, फिर बी के आगे स्मॉल बी के आगे भी हम स्मॉल सी भी बना दिया। अब जो नीचे ए आया था उसके आगे जो बी होगा वो बी कैपिटल बी विद अ ब्लैंक भी हो सकता है और होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है। और अगेन मैंने बोला इस बी के आगे भी हम सी के दोनों केसेस बनाएंगे और इस बी के आगे भी हम सी के दोनों केसेस बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम फोक लाइन या फोक ब्रांच डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। विद दिस वी आर डन विद दिस वीडियो एंड चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।